नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। आधी रात को स्ट्रांग रूम पहुंची ममता, धांधली की आशंका पर अलर्ट। ईवीएम की पहरेदारी, ईवीएम पर घमासान, स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी का धरना, चुनाव आयोग की आई सफाई। बीजेपी चुनाव आयोग पर भड़की टीएमसी, कहा उनको अंदाजा नहीं कि किससे पाला पड़ा। ममता को हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज, केंद्रीय कर्मचारी ही करेंगे वोटों की गिनती। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत पिछड़ा, 6 पायदान नीचे लुढ़का, पाकिस्तान भी आगे निकला। ईवीएम में धांधली के डर से ममता बनर्जी ने आधी रात को स्ट्रांग रूम का मुआयना किया और कड़ी चेतावनी दी। ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि वोटों की गिनती में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शुक्रवार की आधी रात को वो खुद भवानीपुर के ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंच गईं। वहां करीब 4 घंटे रुककर उन्होंने सुरक्षा और मशीनों का जायजा लिया। ममता को आशंका थी कि मशीनों के साथ कोई छेड़छाड़ हो सकती है। उन्होंने साफ कहा कि जनता के एक एक वोट की सुरक्षा जरूरी है। ममता ने मांग किया है कि मीडिया के लिए वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। उन्होंने ये भी बताया कि शुरुआत में सुरक्षा बलों ने उन्हें अंदर जाने से रोका। अब ममता ने कड़ा रुख अपनाते हुए 4 मई की गिनती के लिए चेतावनी जारी की है। कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम भी वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। फिलहाल बंगाल में चुनाव नतीजों से पहले तनाव और चौकसी दोनों बढ़ गई हैं। ईवीएम में धांधली के आरोपों को लेकर बंगाल में टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच टकराव तेज हो गया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष और शशि पांजा ने स्ट्रांग रूम के बाहर धरना शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि मशीनों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। टीएमसी का दावा है कि सीसीटीवी में कुछ बाहरी लोग बैलेट पेपर के साथ दिख रहे हैं। कुणाल घोष ने कहा कि उन्हें बिना बताए अचानक स्ट्रांग रूम खोला गया। इस दौरान टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग का कहना है कि वहां केवल पोस्टल बैलेट को अलग करने का काम चल रहा था। अफसरों के मुताबिक सारी प्रक्रिया नियमों के तहत की जा रही है। नेताओं को संतुष्ट करने के लिए अब अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल पूरे इलाके में भारी तनाव है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। टीएमसी ने बीजेपी को आगाह किया है कि ईवीएम में गड़बड़ी या जनादेश चोरी करने की कोशिश का अंजाम भयानक होगा। टीएमसी ने कहा कि बीजेपी और उनके मिले हुए चुनाव आयोग को अंदाजा ही नहीं है कि उनका पाला किससे पड़ा है। उन्होंने दूसरे राज्यों से बाहरी लोग बुलाकर नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर जमा कर दिए हैं ताकि मीडिया में नाटक करके अपना डर छुपा सकें। हमें भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं है। अगर ममता दीदी का एक इशारा हो जाए तो मिनटों में वहां 10,000 लोग पहुंच जाएंगे। हम शांति इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए नहीं कि हम तुमसे डरते हैं। हमारी शराफत का हमारी कमजोरी मत समझना। एक भी ईवीएम को छूने की कोशिश की या जनता का जनादेश चुराने की जरूरत की तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। टीएमसी ने कहा कि दीदी ने आज खुद मोर्चे पर खड़े होकर सबको रास्ता दिखा दिया और हम बहुत चौकन्ने हैं। अगर किसी ने भी धांधली की कोशिश की तो उसे जनता का गुस्सा झेलना होगा। इस चेतावनी को याद रखना, बंगाल को लुटने नहीं देंगे। हाईकोर्ट ने वोटों की गिनती में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती को सही ठहराते हुए टीएमसी की याचिका खारिज कर दी। टीएमसी ने मांग की थी कि वोटों की गिनती में केंद्र सरकार के कर्मियों को न लगाया जाए, लेकिन अदालत ने साफ कहा कि किसे ड्यूटी पर रखना है ये चुनाव आयोग का अधिकार है। कोर्ट ने ममता सरकार की उस आशंका को भी ठुकरा दिया कि कर्मचारी किसी दबाव में काम करेंगे। जज ने कहा कि बिना सबूत के ऐसे आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी तय नहीं कर सकती कि चुनाव में कौन काम करेगा। उधर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बाहर से आए ऑब्जर्वर टीएमसी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। फिलहाल अदालती फैसले के बाद अब 4 मई की तैयारी और तेज हो गई है। बंगाल चुनाव में जहां अधिकतर एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को बढ़ा दी है, वहीं एक्सिस माई इंडिया डेटा रिलीज नहीं कर रहा। मशहूर सर्वे एजेंसी एक्सिस माई इंडिया ने चुप्पी साध ली है। एजेंसी के फाउंडर प्रदीप गुप्ता का कहना है कि सैंपल सही नहीं मिला। दरअसल सर्वे के दौरान बंगाल के 60-70% लोग कुछ भी नहीं बोले, यानी जनता चुनाव के मुद्दे पर अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं थी। इसलिए प्रदीप गुप्ता के मुताबिक कम आंकड़ों पर कोई भी भविष्यवाणी करना गलत होगा। उन्होंने कहा कि शायद वोटिंग के बाद अब लोग खुलकर अपनी बात रखें। एक्सिस माई इंडिया के इस स्टैंड से बाकी एग्जिट पोल्स पर और सवाल खड़े हो गए। सवाल उठ रहा है, जब वोटर्स नहीं बोल रहे तो बाकी एजेंसियों ने कैसे डेटा दिया। पश्चिम बंगाल के चुनावी मुकाबले में टुडेस चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को जबरदस्त बढ़त मिलती दिख रही है और पार्टी करीब 192 सीटें जीत सकती है, जो बहुमत से काफी ज्यादा है। वहीं टीएमसी को करीब 100 सीटों पर सिमटते दिखाया गया है। अन्य को सिर्फ 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इस आंकड़े के मुताबिक अगर यह ट्रेंड सही साबित होता है तो बंगाल में सत्ता परिवर्तन तय माना जाएगा। हालांकि अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल अब अलग तस्वीर दिखा रहे हैं, जिससे सस्पेंस अभी भी बरकरार है और असली तस्वीर नतीजों के दिन ही साफ होगी।
तमिलनाडु चुनाव पर टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल आ चुका है, जिसमें डीएमके गठबंधन लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी करता दिख रहा है। टुडेज चाणक्य के ताजा आंकड़ों के मुताबिक एमके स्टालिन की अगुवाई वाला डीएमके गठबंधन 234 सीटों वाली विधानसभा में करीब 125 सीटें जीत सकता है, जो बहुमत के 118 के आंकड़े से आराम से आगे है। इस सर्वे में सबसे बड़ा सरप्राइज विजय की पार्टी डीवीके को लेकर सामने आया है, जो अपने पहले ही चुनाव में 63 सीटें जीतकर बड़ी ताकत बनती दिखाई दे रही है। वहीं एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन को सिर्फ 45 सीटों के आसपास सीमित दिखाया गया है। वोट शेयर की बात करें तो डीएमके प्लस को 39%, टीवीके को 30% और एआईएडीएमके गठबंधन को 27% वोट मिलने का अनुमान है। यानी साफ है कि तमिलनाडु में मुकाबला भले दिलचस्प हो, लेकिन बढ़त अभी भी डीएमके के पास दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल्स को बीजेपी की साजिश बताते हुए बंगाल में टीएमसी की भारी जीत का दावा किया। उन्होंने इन आंकड़ों को गोदी मीडिया और बीजेपी की साजिश करार दिया। ममता का दावा है ये आंकड़े बीजेपी के दफ्तर में तैयार किए गए। उन्होंने कहा कि टीवी पर जो दिखाया जा रहा है वो सब झूठ है। मुख्यमंत्री को पूरा भरोसा है कि उनकी पार्टी 230 सीटें जीत सकती है। उन्होंने कहा कि कम से कम 226 सीटें तो टीएमसी को मिलनी तय है। ममता के मुताबिक शेयर बाजार को गिरने से बचाने के लिए ये खेल हो रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग गिरकर 157वें स्थान पर पहुंच गई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब 180 देशों में 157वें नंबर पर आ गया है। पिछले साल के मुकाबले भारत 6 पायदान नीचे खिसक गया है। हैरानी की बात यह है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान हमसे बेहतर स्थिति में है। पाकिस्तान 153वें स्थान पर है, जबकि वो पहले हमसे पीछे था। रिपोर्ट कहती है कि भारत में स्वतंत्र मीडिया पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। पत्रकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मानहानि के मुकदमों में तेजी आई है। नॉर्वे लगातार 10वें साल इस लिस्ट में पहले नंबर पर बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच की दर्जनों याचिकाओं को यह कहते हुए बंद कर दिया कि मौजूदा कानून नफरती भाषणों से निपटने के लिए पर्याप्त है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि कोर्ट नए कानून नहीं बना सकता। इसी के साथ अदालत ने गोली मारो भाषण और कोरोना जहाज जैसे कई बड़े केस बंद कर दिए हैं। अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के भाषणों पर कोर्ट ने कहा कि इसमें किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाया गया था। यूपीएससी जिहाद और सुदर्शन टीवी वाले मामले को भी अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट का मानना है कि सोशल मीडिया के पुराने विवाद अब समय के साथ अपनी अहमियत खो चुके हैं। जजों ने कहा कि अगर कहीं नफरती भाषण दिया जाता है तो पहले पुलिस के पास जाना चाहिए, सीधा सुप्रीम कोर्ट आने के बजाय कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि भाईचारा बनाए रखना हम सबकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। ईरान विवाद में साथ न देने पर ट्रंप ने इटली और स्पेन से अमेरिकी सेना हटाने की धमकी दी। ट्रंप ने साफ कहा कि इन दोनों देशों ने अमेरिका की कोई मदद नहीं की। ट्रंप के मुताबिक जब अमेरिका को इनकी जरूरत थी तब ये पीछे हट गए। उन्होंने जर्मनी से सेना हटाने के संकेत पहले ही दिए थे। ट्रंप का कहना है कि इटली किसी काम नहीं आया और स्पेन का रवैया बहुत खराब रहा। उन्होंने ईरान के साथ चल रहे विवाद का भी जिक्र किया। ट्रंप बोले कि उन्हें ईरान के मामले में किसी की मदद नहीं चाहिए थी, लेकिन वो देखना चाहते थे कि ये देश साथ देते हैं या नहीं। हर बार इन देशों ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वो शामिल नहीं होना चाहते। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.